अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्रेनर अमन बहल। और आज की क्लास है बेस्ड एक हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पे, टू बी। टू बी क्या होता है? कभी टू बी के बाद में नाउन होता है, कभी वर्ब होती है, एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मीन हर पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड वर्चुअली आप इसके बाद में यूज़ कर सकते हैं और हर जगह इसका मीनिंग अलग होगा। आज की क्लास में इसको समझेंगे। काफ़ी टाइम लगा ऑनेस्टली आज की क्लास को बनाने में, क्योंकि हाईली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और मेरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो चाहे तो आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं, आज की क्लास से आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग टू बी की मिल जाएगी। कॉमन एरर्स को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है जो बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टू बी और बीइंग के बीच का डिफरेंस भी आप जानेंगे। तो चलिए, ये क्विज है आपका। क्लास के लास्ट में इन चारों सेंटेंसेस के अंदर 8 एरर्स आपको कम से कम मिलनी चाहिए। वो आप खुद टेस्ट करेंगे जब आप खुद को, तो आपको मिलेंगी। एट द एंड ऑफ द क्लास इस क्विज को अपने को अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जाके करें। @योर इंग्लिश ट्यूटर अगर आप टेलीग्राम में लिखेंगे सर्च में, तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा इस नाम से। 22,000 से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर है। सारे नोट्स, नोटिफिकेशंस और बातचीत इसी ग्रुप में हम करते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से वाईटी ऐप को डाउनलोड करें। सारा पेड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेड कोर्सेज आपको ऐप पे मिलता है। कहने भर को पेड है, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग कोर्स 499 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 60 से 70 घंटों में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, है ना। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। इसी के साथ में यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स भी है, जिसमें किसी भी मीडियम से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकेंगे यूपीएससी के लिए, है ना। फिर गुजराती हो, पंजाबी हो, सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड होंगे यूपीएससी के। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट, ग्रामर, है ना, हर चीज़। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सॉल्व करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से एसएससी कॉम्बो भी मिलेगा। 1 साल का कोर्स है। सारे एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। देखो जी, सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा, ठीक है। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? सिंपल इन्फिनेटिव 2 टाइप के होते हैं। ध्यान से सुन लेना, इसको रिपीट कर लेना, यहीं से आपका बेस बनेगा। सिंपल इन्फिनेटिव होता है एक्टिव, जिसमें लगती है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। या फिर सिंपल इन्फिनेटिव होता है पैसिव, जिसमें लगती है टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो देख लो, अभी आपके सामने सिंपल इन्फिनेटिव दोनों तरीके से बनाए गए हैं। एक्टिव जो होगा जब सिंपल इन्फिनेटिव, तो ये जो सब्जेक्ट होगा ना, वो इस एक्टिव इन्फिनेटिव का डूअर हो जाएगा। और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। पैसिव इन्फिनेटिव तभी लगाया जाता है जब सब्जेक्ट के ऊपर इन्फिनेटिव में दिए गए एक्शन का असर हो, सब्जेक्ट जो है एक्शन का रिसीवर हो। चलो, अब ये जो आपने देखा एक्टिव और पैसिव, ये मैंने आपको बताया क्यों? वो इसलिए बताया, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म जो है ना, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, यहां पे बी भी लग सकती है। तो क्या बन जाएगा इन्फिनेटिव एक्टिव में? टू बी। टू बी टू बी के बाद में नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगी, कुछ भी लगेगा, पर बनेगा क्या? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म एक्टिव इन्फिनेटिव, साथ में कोई दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड। लेकिन जैसे ही इन्फिनेटिव को पैसिव बनाया जाए, तो टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और मैं समझाना ये चाह रहा हूं सर आपको, कि जब भी आप टू बी देखते हैं, तो आप 2 तरह के इन्फिनेटिव्स को देख पा रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। अगर टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो फिर वो पैसिव इन्फिनेटिव होता है। टू बी किल्ड, टू बी प्लेड, टू बी ईटन, टू बी बिल्ट, टू बी ब्रोकन, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टू बी के बाद में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप नहीं देख रहे होते, किसी नाउन को, एडजेक्टिव को या प्रेपोजिशन को देख रहे होते हैं, तब ये सिंपल इन्फिनेटिव होता है। तो ये 2 जुड़वा भाई हैं, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस करना सीखें। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी इन्फिनेटिव के बाद में, तो पैसिव है। अगर नहीं लगी होगी तो एक्टिव है। इतना समझ गए? आसान भाषा में समझा रहा हूं। चलिए, अब इंग्लिश में सारे वो केसेस, सारे वो सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें टू बी लगा होता है, ठीक है।
आपकी सहूलियत के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको दो कैटेगरीज में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी होगी एक्टिव इन्फिनेटिव की, जहाँ पे टू बी के बाद में या तो कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रेपोजिशन होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी होगी। याद रखें, ऐसे हर केस में टू बी का मतलब होगा होना। कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दिखाते हैं। यू नीड टू बी रेडी, आपको नीड है, ज़रूरत है, टू बी यानी होने की, रेडी यानी कि तैयार। आसान है ना। द मैन टू बी द लीडर, वो आदमी जो लीडर होने वाला है। आगे सेंटेंस और भी बनेगा, द मैन टू बी द लीडर इज माई नेबर, द मैन टू बी द लीडर हैज़ डाइड। इस तरीके से आप टू बी द लीडर, यहाँ पे लीडर होने की बात कर रहे हैं, है ना। टू बी का मतलब होगा होना। एक सेंटेंस और बना लो, ही वॉन्ट्स टू बी नियर हिज चाइल्ड, वो चाहता है नज़दीक होना, नियर होना अपने बच्चे के, यानी बच्चे के आसपास रहे, उसके नियर रहे। यहाँ भी टू बी का मतलब है होना। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस एक ही कैटेगरी में रखो और ये बड़े आसान है। टू बी का मतलब होना हो जाएगा और सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, जिस पे अपने को मशक्क़त करनी है। सेकंड वाले केस में टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। टू बी प्लेड, टू बी किल्ड, टू बी ब्रोकन, टू बी बर्न्ड, है ना। ये सारे केस होते हैं चार तरह के। फर्स्ट केस में टू बी से पहले एक लिंक वर्ब आई होगी बी फैमिली की। इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, आई एम टू गो, शी इज टू प्ले, दिस इज टू बी डन, है ना। तो यहाँ पे टू बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले एक लिंक वर्ब, ये होता है फर्स्ट केस। सेकंड केस हो जाती है टू बी डन के पहले, यानी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ब लगी हो। थर्ड केस में इससे पहले एक नाउन लगा होगा और चौथे केस में इससे पहले एडजेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे लिंक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो बस यही चार केस आपको समझने हैं। ये ऊपर वाले सारे केस तो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। चलिए फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। टू बी रखा हो और उसके बाद में वर्ब छोड़ के कुछ और आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, एडजेक्टिव आ रहा हो या प्रेपोजिशन आ रहा हो। यू नीड टू बी रेडी फॉर ए वॉर, आपको ज़रूरत है रेडी होने की, तैयार होने की एक वॉर के लिए, जंग के लिए। टू बी के बाद में वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे टू बी एक सिंपल इन्फिनेटिव है और इसका मतलब होगा होना। तो आपको ज़रूरत है रेडी होने की, रेडी होने की। वैसे ही मनोज वॉन्टेड टू बी ए टीचर, मनोज चाहता था एक टीचर होना या टीचर बनना। तो टीचर एक नाउन है, टू बी के बाद में रखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। टू बी एक सिंपल इन्फिनेटिव होगा और इसका मतलब होगा होना, तो टीचर बनना या टीचर होना। उसी तरीके से इट इज़ गुड टू बी नियर योर लव्ड वंस, ये बहुत अच्छा होता है कि आप टू बी हों नज़दीक अपने लव्ड वंस के, ऐसे लोगों के जो आपको प्यार करते हैं। तो इस केस में भी टू बी मतलब होने की बात कर रहा है। नियर एक प्रेपोजिशन है, कहने का मतलब है सिंपल इन्फिनेटिव है, नियर होना, नज़दीक होना। अब देखो जी चौथा सेंटेंस, इस पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। शी सीम्स टू बी क्वाइट रिच, वो दिखाई देती है कि वो काफ़ी अमीर है, क्वाइट रिच है। यहाँ पे टू बी का इस्तेमाल क्यों किया गया है? करने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधे भी लिख सकते हैं शी सीम्स क्वाइट रिच। वो सीम्स यानी दिखाई देती है, काफ़ी अमीर यानी क्वाइट रिच। देखो जी ये जो केस है ना, ये इस केस को हम बुलाते हैं स्टेटिव वर्ब का केस। स्टेटिव वर्ब्स अंग्रेजी में कैटेगरी ऑफ वर्ब्स हैं, 10-12 वर्ब्स मैं आपको भी बता देता हूँ जो जनरली यूज़ होती हैं बार बार। स्टेटिव वर्ब्स के बाद में टू बी का इस्तेमाल प्रिफर्ड होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप यूज़ करें, प्रेफर हमेशा स्टेटिव वर्ब के बाद में टू बी को किया जाता है। सारी स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने है। सीम, लुक, प्रूव, लाइक, लव, हेट, फील, स्मेल, टेस्ट, ये 7-8 जो वर्ब्स है ना, दिमाग में बिठा लेना। आप हमेशा जनरली इनके बाद में टू बी का इस्तेमाल जो है ना यूज़ होता हुआ देखेंगे। ही लुक्स टू बी ओल्ड, आई हेट टू बी हियर, इट फील्स टू बी कोल्ड, इट स्मेल्स टू बी फॉल। आ रही बात समझ में? इट टेस्ट टू बी गुड। तो इस तरीके से टू बी जो है, ये चौथा केस है, स्टेटिव वर्ब्स के बाद में ऑप्शनल होता है, नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रिफर किया जाता है इसको रखा जाए। तो ये था केस नंबर 1, आसान है ना, होना वाली बात करेगा। अब आ जाओ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 ये है कि जी टू बी से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि लिंक वर्ब आपको कोई भी मिल जाए।
जैसे द प्रेसिडेंट इज टू रिजाइन टुडे, प्रेसिडेंट इज टू रिजाइन टुडे, प्रेसिडेंट आज रिजाइन करने वाले हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है प्रेसिडेंट आज रिजाइन करेंगे। अगर आप इसको और आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रिजाइन टुडे, या फिर इसको बोल दो द प्रेसिडेंट विल रिजाइन टुडे। अब आपके दिमाग में सवाल ही आना चाहिए, सर टू रिजाइन, इज टू रिजाइन लिखूं या विल रिजाइन लिखूं या इज गोइंग टू रिजाइन लिखूं? भाई मतलब एक ही है तीनों का। विल रिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है जनरल फ्यूचर बताने के लिए, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन जब इज टू एम टू आर टू लगाया जाए तो इसका मतलब होता है कि कुछ शेड्यूल्ड है और ऑफिशियल है। प्रेसिडेंट साहब आज रिजाइन करने वाले हैं, शेड्यूल्ड है, शेड्यूल बना हुआ है आज करेंगे, और ऑफिशियल है, समझ गए ना, ऑफिशियल बात हो रही है। ऐसा मत बोलो कि आई एम टू गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जाने वाला हूँ। भाई आप कोई ऑफिशियल काम तो कर नहीं रहे हो, न्यूज़पेपर में तो आएगा नहीं, स्कूल गए या नहीं गए इस बात से किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ पाए ना। लेकिन प्रेसिडेंट के रिजाइन करने या ना करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आधिकारिक और ऑफिशियल चीज़ों को जो शेड्यूल्ड होती हैं पहले से, उनको बताने के लिए इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क समझ में आ गया दोनों में। जो गोइंग वाला केस है ये तब लगाया जाता है जब आपको कैजुअल तरीके से बोलने में लिखना हो, मतलब बोलने में बोलना हो। बोलने वाला जो कैजुअल तरीका है उसमें गोइंग का इस्तेमाल करते हैं, आई एम गोइंग टू डू दिस। लिखने वाले में क्या करेंगे, आई विल डू दिस। और हाईली ऑफिशियल है, शेड्यूल्ड है, तो आई एम टू डू दिस। चलिए अब देखो यहां पे लिखा हुआ है टू रिजाइन, टू इन्फिनेटिव एक्टिव में था, लेकिन अगर इसको पैसिव में कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मनी इज टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर। पैसा जो है स्पेंड होने वाला है हेल्थ केयर पे, पैसा हेल्थ केयर पे स्पेंड होने वाला है, यानी खर्च होने वाला है। आसान भाषा में समझना हो तो मनी इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, या फिर द मनी विल बी स्पेंड ऑन द हेल्थ केयर। ये जनरल फ्यूचर है, ये शेड्यूल्ड फ्यूचर है, ऑफिशियल फ्यूचर है। पैसा जो है अलग सरकार ने रख दिया है ऑफिशियली, और इसको जो है स्पेंड करेगी लोगों की हेल्थ पे। समझ आ गया केस। इज टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, इनके बाद में टू बी अगर लगा हो और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो वो पैसिव इन्फिनेटिव होगा, पैसे के ऊपर काम करेगा, पैसे को स्पेंड किया जाएगा हेल्थ केयर के ऊपर। तो ये था केस नंबर 2.1। अब आ जाओ केस नंबर 2.1 पे एक और सेंटेंस बनाते हैं और उसमें एरर भी मिलेगी। अ बुक वॉज टू राइट ऑन हिज लाइफ। एक किताब लिखी जाने वाली थी उसके जीवन पे, एक उसकी जिंदगी पे एक किताब लिखी जाने वाली थी। अगर इसको मुझे आसान भाषा में समझना हो तो बुक वॉज गोइंग टू राइट ऑन हिज लाइफ, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। देखो जी, टू राइट एक एक्टिव इन्फिनेटिव है, और बुक जो है, ये बुक इस जो है इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, डूअर बन जाएगा। किताब लिखने वाली थी उसकी ज़िंदगी पे, मतलब किताब जो है पेन उठाती फिर उसकी ज़िंदगी पे कुछ लिखती, ऐसा नहीं है। किताब लिखी जाने वाली थी उसकी ज़िंदगी पे। तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, टू इन्फिनेटिव लगाया है एक्टिव में, जो कि गलत होगा। इज टू, एम टू, वॉज टू, वर टू के बाद में सही फॉर्म का इस्तेमाल करना है। किताब को लिखा जाएगा तो किताब के ऊपर काम होगा। यहाँ पे जरूरत होगी आपको पैसिव की, और पैसिव के लिए टू राइट की जगह लिखना पड़ेगा टू बी रिटन। समझ आया नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आया हो तो जरूर लिखना सर समझ में आ गया। वॉज टू बी रिटन इसलिए लिखा गया क्योंकि किताब को लिखा जाना था, किताब के ऊपर काम होना था। किताब लिखती तो वॉज टू राइट ठीक होता, लेकिन किताब को लिखेंगे तो फिर वॉज टू बी रिटन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी के बाद में लगाएंगे। बड़े आगे चलो, अब आ जाओ अगले वाले केस पे। टू बी जो है ना, टू बी, उससे पहले अगर आपको वर्ब मिल जाए, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल सकती है, वर्ब की बेस फॉर्म भी मिल सकती है, जो भी मिलेगी वो देखेंगे। पहले अगर उसके पहले विश्ड, डिसाइडेड, होप्ड, ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। स्मिता विश्ड टू बी ए डॉक्टर। टू बी के बाद में एक नाउन है, टू बी से पहले एक वर्ब है, टू बी वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, यानी ये एक्टिव इन्फिनेटिव होगा। इसका मतलब ये होगा स्मिता होना चाहती थी एक डॉक्टर या बनना चाहती थी एक डॉक्टर, एक्टिव इन्फिनेटिव होना। स्मिता डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर ए जॉब आफ्टर हर एमडी। स्मिता ने डिसाइड किया अप्लाई करना एक नौकरी के लिए, यहाँ अ लगा लेना, अपनी एमडी के बाद में, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद में। क्या डिसाइड किया स्मिता ने? अप्लाई करना।
डिसाइड वर्ब से अप्लाई नाम का सिंपल इन्फिनेटिव व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। यहां पे सिंपल इन्फिनेटिव जो है, समझ गए ना, नाउन का काम करेगा। डिसाइडेड व्हाट, डिसाइडेड टू अप्लाई, अप्लाई करना। अब थर्ड सेंटेंस देखो, स्मिता होप्ड टू सेलेक्ट फॉर द जॉब शी अप्लाइड, यहां द लगा लेना। स्मिता ने होप किया, आशा की कि वो सिलेक्ट हो जाएगी उस नौकरी के लिए जिस पे उसने अप्लाई किया था। स्मिता होप्ड टू सिलेक्ट। देखिए होप वर्ब के बाद में टू सिलेक्ट एक इन्फिनेटिव आ रहा है। इन्फिनेटिव का मतलब होगा होप वर्ब से रिप्लाई करना व्हाट का। स्मिता क्या चाहती थी? स्मिता सिलेक्ट होना चाहती थी। लेकिन यहां पे टू सिलेक्ट जो एक्टिव में यूज किया, इसका मीनिंग हो गया सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं है, सिलेक्ट करना नहीं चाहती थी वो, सिलेक्ट होना चाहती थी। अगर होने की बात हो रही है, करने की बात नहीं हो रही, तो आपको लगाना पड़ेगा पैसिव इन्फिनेटिव। स्मिता के ऊपर काम किया जाएगा, स्मिता को सिलेक्ट किया जाएगा। तो स्मिता होप्ड टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। समझ में आई बात? स्टेप बाय स्टेप आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं। यहां पे स्मिता के साथ में टू अप्लाई ठीक था, यानी कि यहां पे टू सिलेक्ट गलत है, यहां पे टू बी सिलेक्टेड आएगा, क्योंकि स्मिता को अप्लाई करना था एक्टिव में, लेकिन स्मिता को सिलेक्ट होना था, करेगा तो कोई और, स्मिता को सिलेक्ट होना था पैसिव में, इसलिए स्मिता वांटेड या होप्ड टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो ये था जी वर्ब के बाद में अगर टू बी आपको मिल जाए, इन्फिनेटिव मिल जाए एक्टिव में या पैसिव में, उसको ऐसे डील करना है। अगले केस पे आ जाओ, एडजेक्टिव के बाद में अगर टू बी मिल जाए, एडजेक्टिव के बाद में अगर टू बी मिल जाए, पॉलिटिक्स इज बेटर टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। बेटर क्या है? एक एडजेक्टिव है। टू बी लेफ्ट क्या है? एक पैसिव इन्फिनेटिव है। पॉलिटिक्स जो है बेटर है, अच्छी है, बेहतर है, अगर वो लेफ्ट यानी छोड़ दी जाए पॉलिटिशियंस के ऊपर, टू पॉलिटिशियंस। हर आदमी के बस की नहीं है, यहां पे टू बी लेफ्ट की बात कर रहा है, छोड़े जाने की, पैसिव फॉर्म में। पॉलिटिक्स को छोड़ा जाएगा तो पॉलिटिक्स इज बेटर टू बी लेफ्ट। समझ पाए? लेकिन अगला सेंटेंस देखो, द डिसीजन वॉज ईजी टू क्रिटिसाइज बाय द पब्लिक। डिसीजन बहुत आसान था क्रिटिसाइज करना पब्लिक के द्वारा। मुझे बताओ, ये टू क्रिटिसाइज जो आप देख रहे हैं, ये काम करने वाला कौन है? पब्लिक है या डिसीजन है? पब्लिक है या डिसीजन है? क्रिटिसाइज कौन करेगा? क्रिटिसाइज करेगी पब्लिक। क्रिटिसाइज कौन होगा? क्रिटिसाइज होगा डिसीजन। इस टू क्रिटिसाइज इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है डिसीजन, लेकिन सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है। डिसीजन क्रिटिसाइज नहीं करेगा भाई साहब, डिसीजन क्रिटिसाइज होगा। तो इस केस में हमें लिखना होगा टू बी क्रिटिसाइज्ड। समझ पा रहे हो ना भाई? टू क्रिटिसाइज क्यों गलत है? डिसीजन तो क्रिटिसाइज करेगा नहीं, डिसीजन तो क्रिटिसाइज होगा। अगर आप क्रिटिसाइज होने वाले हैं और सब्जेक्ट बने हुए हैं तो आपके लिए पैसिव इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, टू बी क्रिटिसाइज लिखूंगा तब सेंटेंस सही होगा। द मशीन इज रेयर टू फाइंड इन स्टोर्स। मशीन बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, या बहुत, है ना, रेयर का मतलब क्या होता है? जो रोज रोज ना हो, जो कभी कभी हो, है ना, बहुत रेयर वाली चीज़ है मशीन की। आप इसको फाइंड करें स्टोर्स में या किसी भी दुकान में, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, दुकानों में नहीं मिलेगी। रेयर नाम के एडजेक्टिव के बाद में टू फाइंड नाम का इन्फिनेटिव आ रहा है। मशीन को फाइंड करना है, मशीन खुद जाके किसी को फाइंड नहीं करेगी, एक्शन होने वाला है फाइंड होने का मशीन के ऊपर, तो टू फाइंड की जगह लिखें टू बी फाउंड। क्लियर है मामला ये? चलो यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में आती होगी। आपने ये सेंटेंस बहुत बार देखा होगा, द डिसीजन वॉज ईजी टू क्रिटिसाइज, ये बाकी का छोड़ दो, ठीक है। इट इज ईजी टू डू, द मशीन इज रेयर टू फाइंड, डिसीजन इज ईजी टू क्रिटिसाइज। ये सही होता है बोले जाने वाले इंग्लिश में, कुछ हद तक लिखे जाने वाले इंग्लिश में भी, लेकिन ये टेक्निकली गलत है भाई। मशीन इज रेयर टू फाइंड टेक्निकली गलत है। ये सही पता कब होता? जब इस इन्फिनेटिव को आप यहां पे एक दूसरा जो है ना सब्जेक्ट दे देते, और वो सब्जेक्ट होता फॉर एनीवन। और यहां भी डिसीजन वॉज इजी टू क्रिटिसाइज, यहां भी आपको इन्फिनेटिव से पहले एक सब्जेक्ट देना था फॉर एनीवन, या जो क्रिटिसाइज करने वाला है, या फॉर पब्लिक। टेक्निकली सेंटेंस सही ये होगा कि द डिसीजन वॉज इजी फॉर द पब्लिक टू क्रिटिसाइज। उस केस में क्रिटिसाइज जो इन्फिनेटिव है पब्लिक से जुड़ जाता है, और फिर ये एक्टिव में सही होता है।
लेकिन फॉर द पब्लिक तो हम लिखते नहीं हैं, हम इसको निकाल देते हैं और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हम बोल देते हैं, तो हमें सही लगता है, लेकिन वो टेक्निकली गलत होता है। लिखने में भी आ रहा है, लेकिन एसएससी का बैंक का पेपर दे रहे हो, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कुछ लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ करना है तो बीच में आपको अपना अलग से सेपरेट सब्जेक्ट देना होगा। द मशीन इज रेयर फॉर एनीवन टू फाइंड इन स्टोर्स, यहाँ पे फॉर एनीवन डाल दोगे तो फिर टू फाइंड यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अब लास्ट केस पे आएंगे। सबसे एडवांस वाला पार्ट यही है, इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल एडजेक्टिव्स के तौर पे। और एडवांस्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, दो सेंटेंसेज आपके सामने। स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द एग्जाम विल बी इश्यूड एडमिट कार्ड्स। स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम विल बी इश्यूड एडमिट कार्ड्स। स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनको इश्यू किया जाएगा एडमिट कार्ड्स। स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या हो रहे हैं उनको इश्यू किया जाएगा एडमिट कार्ड्स। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए देखो यहाँ लगा दिया टू अपीयर, यहाँ लगा दिया अपीयरिंग। इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स दोनों का इस्तेमाल होता है। आपको यही समझना है कि किस केस में इन्फिनेटिव लगेगा और किस केस में पार्टिसिपल लगेगा। अगर बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उस मोमेंट पे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और एडमिट कार्ड उनको इशू किए जाएंगे, तो अगर ऑन गोइंग एक्शन है तब आपको लगाना है अपीयरिंग। लेकिन अगर बच्चे एग्ज़ाम हॉल तक नहीं पहुँचे हैं, अभी एग्ज़ाम का दिन आया ही नहीं है, ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है अपीयर होने का, तब आपको फ्यूचरिस्टिक एक्शन के लिए लगाना है टू इन्फिनेटिव। दिमाग में आई बात, समझ में आई? पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव दोनों ही किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और यही आपकी प्रॉब्लम बन जाती है कि मैं किसका इस्तेमाल करूं, स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम लिखूं या स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द एग्जाम लिखूं। दोनों सही हैं। अपीयरिंग का मतलब है जी वो बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, ऑन गोइंग एक्शन है। टू अपीयर का मतलब है जी वो बच्चे जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है। इतना समझ में आ गया तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया। द मिल्क टू बी यूज्ड वॉज कंटेमिनेटेड। द मिल्क बीइंग यूज्ड वॉज कंटेमिनेटेड। दूध जो इस्तेमाल किया जाना था वो प्रदूषित था, खराब था। दूध जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो प्रदूषित था, कंटेमिनेटेड था, खराब था। यहाँ पे दूध अभी इस्तेमाल होगा, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, इस्तेमाल हुआ नहीं है। यहाँ पे दूध का इस्तेमाल ऑलरेडी चल रहा है, यूज़ किया जा रहा है और वो कंटेमिनेटेड है। तो दोनों ही दूध के बारे में बताने वाले एडजेक्टिवल फ्रेजेज हैं, लेकिन ये पेंडिंग एक्शन को बताता है जो फ्यूचर में होगा, ये ऑन गोइंग एक्शन को बताता है जो अभी चालू है। बनी अंडरस्टैंडिंग? मुझे बताया करो कमेंट्स में कि सर जो चीज़ आपने बताई हमने पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी। ये सब टीचर लेवल की बातें हैं। स्टूडेंट्स जनरली अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे टीचर भी नहीं समझते हैं, है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, फिर आप मुझे कोट ना करें कभी किसी को समझाते हुए। आप ये नहीं बोलें कि एक फलां चैनल है योर इंग्लिश ट्यूटर, वहाँ पे एक सर है उन्होंने बताया था। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा लॉजिक दे रहा हूँ। अब आप खुद की नॉलेज बना करके खुद के हिसाब से किसी को समझाएं और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो ही जाएगी, है ना। तो अगर ध्यान से देखें, द मैन गिविंग द स्पीच, द मैन टू गिव द स्पीच। गिविंग का मतलब है स्पीच दे रहा आदमी, और टू गिव द स्पीच का मतलब है स्पीच देने वाला आदमी जो फ्यूचर में देगा, एक्टिव में। और वैसे ही पैसिव में देखें, द स्पीच बीइंग गिवन और द स्पीच टू बी गिवन। स्पीच जो दी जा रही है, स्पीच बीइंग गिवन। स्पीच जो दी जाने वाली है फ्यूचर में, स्पीच टू बी गिवन। तो ये फर्क होता है पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब इसी फर्क को अपने इन क्वेश्चंस में फील करेंगे। स्टूडेंट्स लीविंग इंडिया नीड एन एजुकेशन वीज़ा। स्टूडेंट्स जो इंडिया को लीव कर रहे हैं उनको एक एजुकेशन वीज़ा की ज़रूरत है। एंड स्टूडेंट्स टू लीव इंडिया नीड एन एजुकेशन वीज़ा। स्टूडेंट्स जो इंडिया लीव करेंगे उनको ज़रूरत है एजुकेशन वीज़ा की। समझ में आ गया? दोनों ही केसेस में आप बीच में लगा सकते हैं हु आर या हु वर। स्टूडेंट्स हु आर लिविंग या हु वर लिविंग या हु आर टू लीव या हु वर टू लीव। इज टू एम टू आर टू प्लस में याद है ना इन्फिनेटिव, आई एम टू गो, स्टूडेंट्स आर टू लीव। फर्क इतना ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है जहाँ, वहाँ ऑन गोइंग एक्शन है। बच्चे एयरपोर्ट पे खड़े हैं और जा रहे हैं, और ये बच्चे अभी एयरपोर्ट पे पहुँचे नहीं हैं, इनके वीज़ा अभी लगे नहीं है या इन्होंने अभी सोचा नहीं है, लीव करेंगे फ्यूचर के अंदर, एक्शन इन द फ्यूचर।
चलो अब दो सेंटेंस ये वाले देखो। द हाउस बिल्डिंग ऑन दिस लैंड विल हैव 2 फ्लोर्स। द हाउस टू बिल्ड ऑन दिस लैंड विल हैव 2 फ्लोर्स। जो घर बिल्ड हो रहा है इस भूमि पे, इसमें 2 घर होंगे, 2 फ्लोर्स होंगे, है ना, 2 माले होंगे। और यहां भी वही बात है, ये पार्टिसिपल लगा दिया, ये इन्फिनेटिव लगा दिया। सही तो है दोनों भाई। विच इज या विच वॉज लगा दूं, द हाउस विच इज बिल्डिंग या विच वॉज बिल्डिंग, तो सही तो है, गलत है। देखो जी, दोनों ही केस में आपने इस्तेमाल करना था पैसिव इन्फिनेटिव का, क्योंकि आपको हाउस को बिल्ड करना है। हाउस थोड़े ना बिल्ड करेगा किसी को। हाउस खुद को बिल्ड करता है क्या? घर है जो अपने आप को बना रहा है, ऐसा नहीं है ना। घर को बनाया जा रहा है। अगर घर को बनाया जा रहा है तो आप पैसिव में पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, बिल्डिंग की जगह लिखेंगे बीइंग बिल्ट। अगर अभी बनाया जाना है, जब बनाया जाना बाकी है, तो आप उस केस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे पैसिव में, टू बी बिल्ट। तो ये है जी टू बी बिल्ट, यानी टू बी V3 नाउन के बाद में जब लगा हो ऐसे लगा होता है। समझ रहे? मैं सीधे सीधे भी आपको बता सकता था कि टू बी बिल्ट एक ऐसे सेंटेंस बनेगा, उसमें टू बी प्लस में V3 लगा होगा। नहीं, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजार रहे हैं ताकि समझ गए ना, नॉलेज को आप अंदर घुस के समझ सके। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। द जज बीइंग हर्ड द केस वॉज वेरी काम। द जज टू बी हर्ड द केस वॉज वेरी काम। बीइंग हर्ड और टू बी हर्ड से पहले अगर विच इज या हु वॉज लगा दें तो सेंटेंस आपको समझ में आएगा। द जज हु इज बीइंग हर्ड या द जज हु वॉज या इज टू बी हर्ड। फर्स्ट केस में ऑनगोइंग एक्शन है, सेकंड केस में फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, लेकिन सेंटेंसेस दोनों ही गलत हैं। जज को नहीं सुना जा रहा, जज केस को सुन रहा है भाई। जज हियर कर रहा है केस को, जज को नहीं सुना जा रहा, केस को सुना जा रहा है। सब्जेक्ट जो है एक्शन का डूअर है, एक्शन का डूअर है, ना कि एक्शन का रिसीवर है। और इस केस में आपको एक्टिव इन्फिनेटिव या एक्टिव पार्टिसिपल लगाना होगा, जज हियरिंग द केस या जज टू हेयर द केस। फर्क ये होगा, यहाँ पे कोर्ट चल रही है, जज हियर कर रहा है, और यहाँ पे कोर्ट नहीं चल रही, जज अभी आया नहीं है, अपनी कुर्सी पे बैठा नहीं है। ठीक है, मतलब बाहर कहीं बैठा है, जज साहब चाय वाले के पास बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि यही वो जज हैं जो केस को सुनने वाले हैं, और देखो कितने काम है। अभी सुनना शुरू नहीं किया ना उन्होंने, शुरू कर दिया होता तो फिर हियरिंग द केस लिखते आप कि जज साहब जो अपनी कुर्सी पे बैठ के केस की सुनवाई कर रहे हैं, हियरिंग द केस है, वो बहुत काम थे। काम का मतलब होता है शांत। चलिए, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी आपकी। अगर इस पूरे चैप्टर को समराइज करना हो तो एक तो इस स्लाइड से समराइज करेंगे कि टू बी जो है उसको देख के नहीं पता लगेगा वो क्या है। अगर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है तो वो एक्टिव इन्फिनेटिव है, इसका मतलब होगा होना। अगर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो वो पैसिव इन्फिनेटिव है, और फिर उसके कई अलग अलग केस बनेंगे। एक्टिव इन्फिनेटिव के अंदर इसका मतलब होगा होना, आपको ज़रूरत है तैयार होने की, उसको ज़रूरत है ऐसा करने की, ऐसा होने की, वो चाहता है ऐसा होना या ऐसा करना। लेकिन पैसिव के अंदर जो केस बनते हैं उसमें टू बी V3 से पहले नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव या वर्ब भी हो सकती है, लिंक वर्ब भी हो सकती है, और समझ गए ना, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और लिंक वर्ब चारों ही केस बन सकते हैं। चारों ही केस में टू बी V3 एक पैसिव होगा और सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। इसे ज़रूरत है किए जाने की। ये होने वाला है, इट इज़ टू बी डन। इज़ टू एम टू आर टू फ्यूचर को बताएंगे जो ऑफिशियल होगा और शेड्यूल्ड होगा, है ना। प्रेसिडेंट साहब रिजाइन करने वाले हैं, ये पैसा खर्च किया जाने वाला है, तो ये होने वाला है, इट इज़ टू बी डन। ये होने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी डन। वो किताब जो लिखी जाने वाली है, द बुक टू बी रिटन विल बी बेस्ड ऑन हिज स्टोरी, जो भी आप आगे सेंटेंस बनाएंगे। और ये ज़रूरी है कि इससे आप डरें, इट इज़ बेटर, ये ज़रूरी है या बेहतर है कि ये फियर्ड हो, इस चीज़ से डरा जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा टू बी V3 जब भी आप उसको इस तरीके से यानी पैसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। चलिए अब आ जाएंगे क्विज पे, चारों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 8 एरर्स हमें मिलनी चाहिए। द प्रोग्रामर्स टू डेवलप चैटबॉट्स नाउडेज आर मोस्टली टीनेज फ्रीलांसर्स हु एस्पायर टू बी बिल्ड अ गुड करियर। कह रहे जो प्रोग्रामर्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं चैट बोर्ड्स को आजकल, नाउडेज आजकल, वो ज़्यादातर मोस्टली टीन एज फ्रीलांसर हैं।
छोटी उम्र के घर बैठ के काम करने वाले हैं। फ्रीलांसर मतलब अपने घर से काम करने वाला आदमी जो किसी की नौकरी ना करता हो। और ये वही लोग हैं जो एस्पायर करते हैं, जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं एक अच्छे करियर को बिल्ड करने की। देखिए, प्रोग्रामर्स जो डेवलप करेंगे, टू डेवलप तो मतलब डेवलप करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाउ डेज की। ऑनगोइंग एक्शन चाहिए यहाँ। डेवलप करेंगे नहीं, जो डेवलप कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, नाउ डेज कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक एक्शन नहीं चाहिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोग्रामर्स डेवलपिंग। बस यही तो चाहता है आपका एग्जामिनर, यही अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाना चाहता है आपसे, है ना, चाहता है आपके दिखाएं। तो ये तो होगा जी टू डेवलप से डेवलपिंग बनने वाला फर्स्ट एरर, टू को निकाल देंगे। और जो लोग एस्पायर करते हैं एक गुड करियर को बिल्ड करना, एक अच्छे करियर को बनाना, ये एस्पायर करते हैं कि ये करियर को बनाएं, फ्यूचर में बनाएं, ना कि करियर बने। टू बी बिल्ड तो इनके ऊपर काम कर देगा, ये करियर को बनाएंगे ना कि करियर इनको बनाएगा। तो टू बी बिल्ड की जगह लिखेंगे टू बिल्ड। समझ पाए ना मेरी बात को? यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक एक्शन नहीं है, ऑनगोइंग एक्शन बताएं। यहाँ पे टू बी बिल्ड की जगह एक्टिव इन्फिनेटिव टू बिल्ड लिखे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, गवर्नमेंट शुड हैव नथिंग टू बी डन विद द पर्सनल लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स टू पे टैक्सेस एवरी डे थ्रू आउट देयर लाइव्स। सरकार के पास होना चाहिए कुछ भी नहीं टू बी डन करने के लिए निजी जिंदगियों के साथ सिटीजन्स की, वो सिटीजन्स जो टैक्स पे कर रहे हैं हर रोज अपनी पूरी जिंदगी के दौरान। तो जो आदमी पूरा दिन टैक्स देता हो, सरकार को चुनाव करके लाता हो वोट दे करके, ऐसी सरकार के पास कोई भी अधिकार नहीं है उसकी निजी जिंदगी में दखल देने का। तो शुड हैव नथिंग टू बी डन नहीं, सरकार करेगी। सरकार के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, ना करवाने के लिए। सरकार के ऊपर काम नहीं होगा, सरकार खुद जो है एक्शन का डूअर है। तो नथिंग टू डू लिखना पड़ेगा आपको। द गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द पर्सनल लाइफ्स। और वो सिटीजन्स हैं जो टैक्स पे कर रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान, ऑन गोइंग एक्शन है, टू पे ना लिखें, सिटीजन्स पेइंग टैक्सेस। आई बात समझ में? सिटीजन तो टैक्स पे कर रहा है ना, रोज कर रहा है, करेगा थोड़े ना फ्यूचर में। पेंडिंग एक्शन नहीं है ये, ऑन गोइंग एक्शन है। तो ऑन गोइंग एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बताया जाए, पेइंग टैक्सेस एवरी डे थ्रू आउट देयर लाइव्स। चलिए 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं, इनमें भी 2 एरर्स आपको मिलेंगी। इन चारों एरर्स को मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, यानी इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट करके मैं डाल रहा हूँ, हिंट भी डाल दूंगा। आप खुद से अटेम्प्ट करें और ज़रूर से बताना आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले। ये टॉपिक कितना समझ में आया, कोई चीज़ अगर अभी भी कन्फ्यूजन वाली लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। और अगर सब कुछ समझ में आया तो लिखना सर सब कुछ समझ में आया, मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ करके। कोई और टॉपिक हो इसी तरह का जो आप चाहते हो वीडियो में एक अलग से लेक्चर में कन्वर्ट किया जाए, प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, सारे कोर्सेज हर एग्ज़ाम के ऐप पे अवेलेबल है इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। साइनिंग आउट।